हेलो दोस्तों, आज मैं मनोविज्ञान के इतिहास से संबंधित टॉपिक लेके आया हूँ जो जितने भी टेट के एग्ज़ाम होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी टेट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें इसके क्वेश्चंस बनते ही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में जानते हैं क्या है। जब हम मनोविज्ञान के इतिहास की बात करें तो मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति 16वीं शताब्दी से पहले नहीं हुई थी, क्योंकि 16वीं शताब्दी में ही मनोवैज्ञानिक शब्द की उत्पत्ति हुई, जब जाना गया कि कोई मनोविज्ञान कोई शब्द होता है। इसी में एक कथन आता है हरमन एबिंगहॉस का। उन्होंने इसमें ये बोला था कि मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति 16वीं शताब्दी से हुई थी, परंतु जो उसका अस्तित्व था वो बहुत पहले से चला आ रहा था। परंतु जो शब्द जो उत्पत्ति उस शब्द की उत्पत्ति हुई थी वो 16वीं शताब्दी में आके हुई थी। और जो उत्पत्ति हुई थी, जो शब्द दिया था, मनोवैज्ञानिक शब्द, साइकोलॉजी शब्द दिया था, वो सर्वप्रथम 1590 में एडोल्फ गोल्काई ने दिया था। और जो एबिंगहॉस ने विस्मृति का अनुप्रयोग का सिद्धांत दिया था और ये अधिगम मनोविज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं। अब हम साइकोलॉजी शब्द के बारे में समझें तो मनोविज्ञान शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस, जिसका अर्थ होता है आत्मा या अंतःकरण का अध्ययन। अगर आज हम इसके विस्तृत रूप को देखें तो यह शाब्दिक परिभाषा आधुनिक मनोविज्ञान का 1% अर्थ भी नहीं देती है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि 16वीं शताब्दी से जब मनोविज्ञान स्टार्ट हुआ था ये आत्मा के विज्ञान के नाम से जाना गया, परंतु जो वर्तमान में जो आधुनिक मनोविज्ञान में इसका अस्तित्व है वो व्यवहार के विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसका कहने का तात्पर्य है। अब हम मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में बात करें तो 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला हमारा आता है आत्मा का विज्ञान। अब आत्मा के विज्ञान के बारे में बात करें तो ये प्राचीन यूनान से लगभग 17वीं शताब्दी के शुरुआत तक है। अब इसके बारे में हम कुछ बातों को समझें तो प्राचीन यूनान में प्लेटो, सुकरात जैसे दार्शनिक पैदा हुए थे जो आदर्शवादी के नाम से जाने जाते थे। आदर्शवाद इस जगत को माया एवं मिथ्या मानता है तथा आत्मा एवं परमात्मा को शाश्वत मानता है। ये आत्मा परमात्मा का अंश मानता है। ये इसलिए भौतिक शरीर को त्याग कर आत्मा को परमात्मा में एक कर देना इनके अनुसार मोक्ष की प्राप्ति करना है। फिर इन्होंने ये बोला था कि जिसके लिए आत्मा की पवित्रता अत्यंत जरूरी है, इसलिए प्राचीन दर्शन के अनुसार मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान बना। जो इसके विचारधारा समर्थक थे वो प्लेटो, सुकरात और अरस्तु थे। उन्होंने इसमें यह बोला था कि आत्मा परमात्मा का अंश है, भौतिक शरीर को त्याग कर आत्मा को परमात्मा में एक कर देना ही वो मोक्ष की प्राप्ति के इनके अनुसार कहा जाता है। प्लेटो, सुकरात और अरस्तु ने इसमें यह बोला था। जब हम मन के विज्ञान की बात करें तो मन का विज्ञान 17वीं से 19वीं शताब्दी तक था। अब जब मन के विज्ञान की बात करें तो 17वीं शताब्दी में के आसपास इटली के पंपरोजी एक मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं हम, पंपरोजी थे। उन्होंने पहली बार मन का विज्ञान शब्द दिया और यह आत्मा से मन का विज्ञान बन गया। इसमें कुछ विचारधारक या समर्थक बोल सकते हैं हम, समर्थन जो उन्होंने किया था वो इमैनुअल कांट ने, लॉक ने और रूसो जैसे मनोवैज्ञानिक विचारधारा का उन्होंने समर्थन किया था। इसमें जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मन का विज्ञान सर्वप्रथम किसने दिया, तो हम बात करेंगे पंपरोजी ने दिया। अब इसमें एक रूसो ने इसमें यह कहा था कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती हो, जो खुद की रुचि से निकलती हो, खुद से ही निकलती हो। जबकि सौंदर्यवाद के समर्थक जर्मनी के इमैनुअल कांट ने यह बोला था इसमें कि सुंदरता कुछ नहीं है अपितु हमारे मन की उपज है। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं जिसमें चेतना के विज्ञान के बारे में बात करते हैं। अच्छा, हम चेतना के विज्ञान के बारे में बात करें तो यह 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक था। अब इसमें बहुत सी बातें हैं
जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में इसमें से इस चेतना के विज्ञान में से कुछ बातें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। जैसे 1879 में जर्मन के विलियम वुंट ने लिंचिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। क्वेश्चन यही बनता है एग्जाम में कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की? तो विलियम वुंट ने, लिंचिंग शहर में, जर्मनी के। अब दूसरी बात, उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में चेतना के अध्ययन पर जोर दिया था और कहा कि चेतना हमारे हर अनुभव का आधार है, क्योंकि उन्होंने चेतना को एक संरचना बोला था। इसी के आधार पर ही वो संरचनावाद के जनक कहे जाने लगे। अब नेक्स्ट में ये है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित करने वाले वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान एवं प्रयोगात्मक विधि का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी बनता है एग्जाम में कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक या प्रयोगात्मक विधि के जनक कौन कहे जाते हैं? तो विलियम वुंट कहे जाते हैं, जो संरचनावाद के जनक भी कहे जाते हैं। अब वुंट के अनुसार उन्होंने चेतना के 3 अंग बोले, जिसमें उन्होंने पहला बोला संवेदना, या आप उसे बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण। दूसरा उन्होंने बोला भाव। तीसरा उन्होंने बोला प्रतिमा। क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि चेतना दिखाई नहीं देती, इसलिए संरचनावादियों ने इसे अंतर्दर्शन विधि कहा। उन्होंने ये कहा कि ये चेतना दिखाई नहीं देती है तो ये अंतर्दर्शन विधि के अंतर्गत कहलाई जाएगी। आगे जाकर या आगे चलकर प्रकार्यवाद के जनक विलियम जेम्स ने चेतना के कार्यों पर बल दिया, क्योंकि विलियम जेम्स ने जब विलियम वुंट ने चेतना के विज्ञान के बारे में बात की तो विलियम जेम्स ने ये देखा कि चेतना ये दिखाई नहीं देती है, तो इन्होंने ये कहा कि चेतना ये दिखाई नहीं देती है तो हम इसके कार्य पर बल दें। जब उन्होंने कार्य पर बल दिया तो प्रकार्यवाद के जनक कहे जाने लगे और चेतना के कार्यों का उन्होंने अध्ययन किया तथा कैम्ब्रिज में मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला खोली विलियम जेम्स ने। अब विलियम जेम्स के बारे में हम बात करें तो विलियम जेम्स की पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये एग्जाम में पूछी जाती है कि द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने दी? तो हम कहेंगे द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स के द्वारा दी गई है और यह मनोविज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं। अब हम इनके बारे में कुछ और बातें करें तो विलियम जेम्स ने सर्वप्रथम चेतना का धारा प्रवाह शब्द दिया था तथा आत्मसंप्रत्यय जैसे शब्द की उन्होंने पहली बार दिए और उन्होंने ये बोला था कि पहली बार मनुष्य के जन्मजात व्यवहार को मूल प्रवृत्ति नाम इन्होंने ही दिया था। इसके अलावा विलियम जेम्स ने संवेग का जेम्स लैंग सिद्धांत दिया था। जेम्स लैंग सिद्धांत ये विलियम जेम्स के द्वारा ही दिया गया है। अब हम बात करें व्यवहार के विज्ञान के बारे में, ये चौथी शाखा है जो 1913 में अमेरिका के हॉपकिंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जे.वी. वॉटसन ने व्यवहारवाद की नींव रखी। उन्होंने ये कहा इसमें कि जब चेतना दिखाई ही नहीं पड़ती है तो इसके अध्ययन का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए उन्होंने चेतना की जगह बाहर से दिखाई जाने वाली बाहरी व्यवहार को मनोविज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु माना। उन्होंने ये बोला कि जब चेतना के विज्ञान के बारे में बात की, विलियम वुंट के बारे में बात हुई, तो उन्होंने बोला कि चेतना दिखाई नहीं देती है तो हम चेतना के बारे में क्यों अध्ययन करें, हम ऐसे व्यवहार का अध्ययन करें जो बाहर से दिखाई देता हो। उन्होंने ये बोला इसमें। और जो भी कथन आता है प्रोफेसर जे.वी. वॉटसन का कि जो एग्जाम में पूछा जाता है परिभाषा के रूप में मनोविज्ञान का व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान किसने कहा है, तो ये जे.वी. वॉटसन के द्वारा कहा गया है। वॉटसन ने इसमें कहा था कि व्यवहार सिर्फ वातावरण में ही अवलोकित किया जा सकता है, इसलिए व्यवहारवादी वंशानुक्रम को लगभग शून्य मानते हुए पूरी तरह से वातावरण को ही सब कुछ मानते थे। उनका कहने का तात्पर्य था कि वातावरण के द्वारा ही सब कुछ व्यवहार को दिखाया जा सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य था उनका कि चेतना दिखाई नहीं देती है तो हम व्यवहार को वातावरण के अनुरूप को दिखा सकते हैं। अब वॉटसन के बारे में बात करें तो वॉटसन ने बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक दी थी, क्योंकि ये व्यवहारवाद के जनक कहे गए थे तो इन्हीं के नाम पे बिहेवियरिज्म नामक एक पुस्तक लिखी गई वॉटसन ने। आज मनोविज्ञान का व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, इसका श्रेय हम पूरी तरह वॉटसन को जाता है।
या बोर्सन को देते हैं। तो मेरे द्वारा आपको आज मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में बताया गया है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें एंड थैंक यू। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।